प्रिय विद्यार्थियों, एमकॉम फाइनल बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। मैं डॉक्टर RM यादव, एसोसिएट प्रोफेसर PG डिपार्टमेंट ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, RL सहरिया कॉलेज कालाडरा जयपुर। मैं आज आपको एमकॉम फाइनल के ऑप्शनल पेपर सेकेंड सहकारी संस्थाओं का प्रबंध, मैनेजमेंट ऑफ कोऑपरेटिव इंस्टीट्यूशंस के महत्वपूर्ण टॉपिक सहकारिता की विचारधारा, जिसमें सहकारिता का अर्थ एवं सहकारिता की परिभाषाओं के संबंध में आपको बतलाऊंगा। सभी विद्यार्थी ध्यान से सुनें। प्रिय विद्यार्थियों, सहकारिता शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, सह प्लस कार। सह का अर्थ है, सह का तात्पर्य साथ अथवा मिलकर कार्य करना तथा कार का अर्थ है कार्य करने से है। इस प्रकार सहकारिता का अर्थ साथ साथ मिलकर कार्य करने से है। अंग्रेजी शब्द को प्लस ऑपरेशन भी इसी आशय को प्रकट करता है। विस्तृत अर्थ में सहकारिता का तात्पर्य किसी सामान्य उद्देश्य की पूर्ति के लिए मिलकर कार्य करने से लिया जाता है। यह मानव का स्वभाव है कि जब कोई व्यक्ति किसी कार्य को अकेला करने में असमर्थ रहता है तो वह दूसरों का सहयोग लेकर इसे पूरा करता है। लेकिन केवल मिलजुल कर कार्य करने को ही सहकारिता नहीं कहा जा सकता। सहकारिता में मिलजुल कर कार्य करने के साथ साथ समानता, स्वेच्छा और व्यक्तिगत हित के साथ साथ सभी का हित इत्यादि बातों का भी समावेश होता है। केवल आर्थिक हितों की पूर्ति व उनकी उन्नति के लिए किए जाने वाले कार्य ही सहकारिता की परिधि में आते हैं। वास्तव में सहकारिता आर्थिक संगठन का वह स्वरूप है जिसमें व्यक्ति जानबूझकर स्वेच्छा से अपने हितों में आर्थिक वृद्धि करने के लिए मिलजुल कर कार्य करते हैं। सहकारिता की परिभाषाएं विभिन्न दृष्टिकोणों से दी गई हैं, विभिन्न विद्वानों द्वारा दी गई हैं। विभिन्न दृष्टिकोणों के आधार पर सहकारिता की परिभाषाओं को हम 4 भागों में विभक्त कर सकते हैं। पहली परिभाषाएं हैं पारस्परिक सहायता द्वारा आत्म सहायता के सिद्धांत पर आधारित परिभाषाएं। दूसरी परिभाषाएं हैं आर्थिक हितों में वृद्धि के सिद्धांत पर आधारित परिभाषाएं। तीसरे प्रकार की परिभाषाएं हैं सहकारिता व्यापारिक वृद्धि की मान्यता पर आधारित परिभाषा। और चौथी परिभाषाएं हैं वैधानिक परिभाषाएं। मैं प्रत्येक कैटेगरी में एक एक परिभाषा आप लोगों को बतलाऊंगा। अनेक प्रबंध शास्त्रियों विद्वानों द्वारा परिभाषाएं दी गई हैं। मैं आपको प्रत्येक कैटेगरी की एक एक परिभाषा बतलाऊंगा। प्रथम परिभाषाएं हैं पारस्परिक सहायता द्वारा आत्म सहायता के सिद्धांत पर आधारित परिभाषाएं। इसमें प्रसिद्ध प्रबंध शास्त्री MT हैरिक ने सहकारिता को परिभाषित करते हुए लिखा है कि सहकारिता स्वेच्छा से संगठित ऐसे व्यक्तियों की क्रिया है जो सामूहिक लाभ या हानि के लिए पारस्परिक प्रबंध के अंतर्गत अपनी शक्तियों, प्रसाधनों या दोनों को सम्मिलित ढंग से उपयोग करते हैं। दोबारा सुनिए, MT हैरिक के अनुसार सहकारिता स्वेच्छा से संगठित ऐसे व्यक्तियों की क्रिया है जो सामूहिक लाभ या हानि के लिए पारस्परिक प्रबंध के अंतर्गत अपनी शक्तियों, प्रसाधनों या दोनों को सम्मिलित ढंग से उपयोग करते हैं। इसमें जो महत्वपूर्ण बात MT हैरिक ने बतलाई है उसमें सहकारिता स्वेच्छा से, यहाँ स्वेच्छा से तात्पर्य है कोऑपरेशन इज ए वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन। सहकारिता एक ऐच्छिक संगठन है, एक ऐसा संगठन जिसमें सदस्यों पर किसी प्रकार का दबाव नहीं डाला जाता। इस संगठन में एक व्यक्ति स्वेच्छा से स्वतंत्रतापूर्वक सहकारी संस्था का सदस्य बन सकता है और इसकी सदस्यता को त्याग भी सकता है। सहकारिता एक स्वतंत्र सार्वलौकिक संगठन है
दूसरी इन्होंने जो महत्वपूर्ण बात बतलाई है, संगठित ऐसे व्यक्तियों की क्रिया है। इससे तात्पर्य है कोऑपरेशन इज ए एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स। सहकारिता व्यक्तियों का एक संघ है। सहकारिता में व्यक्ति मानव की हैसियत से शामिल होता है। यह संस्था एक कंपनी के समान पूंजी एकत्रित करने वाली अव्यक्तिगत संस्था नहीं होती है। यद्यपि सहकारी संघ में कार्य संचालन हेतु पूंजी आवश्यक है, तथापि इस संघ में मनुष्य को पूंजी की तुलना में अधिक महत्व दिया जाता है। तीसरी जो महत्वपूर्ण बात बतलाई है, इसके जो सदस्य होते हैं वह सामूहिक लाभ या हानि के लिए कार्य करते हैं। यदि लाभ होता है तो सभी सदस्य बराबर अनुपात में उसको डिवाइड करते हैं, और संस्था को हानि होती है तो भी सदस्य आनुपातिक रूप से या बराबर अनुपात में उसके लिए उत्तरदायी होते हैं। पारस्परिक प्रबंध के अंतर्गत अपनी शक्तियों, प्रसाधनों या दोनों को सम्मिलित ढंग से उपयोग करते हैं। इससे तात्पर्य है कि सहकारिता का एक निश्चित उद्देश्य होता है जो पूर्व निर्धारित होता है। सभी सदस्य उस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए अपनी शक्तियों को, जितनी क्षमता, कार्य करने की क्षमता प्रत्येक सदस्य में होती है, उतनी कैपेसिटी तक प्रत्येक सदस्य कार्य करने का प्रयास करता है और अपने साधनों का प्रभावी ढंग से उपयोग भी प्रत्येक सदस्य द्वारा किया जाता है। दूसरे प्रकार की परिभाषाएं हैं आर्थिक हितों में वृद्धि के सिद्धांत पर आधारित परिभाषाएं। इसमें प्रसिद्ध प्रबंध शास्त्री E.H. कैलवर्ट ने सहकारिता को परिभाषित किया है। कैलवर्ट के अनुसार सहकारिता संगठन वह स्वरूप है, सहकारिता संगठन का वह स्वरूप है जिसमें व्यक्ति स्वेच्छापूर्वक समानता के आधार पर मानव की हैसियत से अपने आर्थिक हितों में वृद्धि के लिए संगठित होते हैं। दोबारा सुनिए, कैलवर्ट के अनुसार सहकारिता संगठन का वह स्वरूप है जिसमें व्यक्ति स्वेच्छापूर्वक समानता के आधार पर मानव की हैसियत से अपने आर्थिक हितों में वृद्धि के लिए संगठित होते हैं। इसमें भी लगभग वही महत्वपूर्ण बातें बताई गई हैं जो प्रसिद्ध प्रबंध शास्त्री M.T. हैरिक ने अपनी परिभाषा में जिन बातों का उल्लेख किया है। सहकारिता संगठन का एक रूप है, ऐच्छिक संगठन है, स्वेच्छापूर्वक प्रत्येक व्यक्ति बिना किसी दबाव के स्वेच्छापूर्वक इसका सदस्य बन सकता है और इसकी सदस्यता को त्याग भी सकता है। समानता के आधार पर, समानता के सिद्धांत का पालन किया जाता है। आर्थिक स्तर के आधार पर, सामाजिक स्तर के आधार पर, लिंग के आधार पर, शैक्षिक आधार पर किसी प्रकार की असमानता प्रत्येक सदस्य के साथ नहीं की जाती। मानव की हैसियत से पूंजी की तुलना में मनुष्य को ज़्यादा महत्व दिया जाता है और आर्थिक हितों में वृद्धि के लिए प्रत्येक सदस्य अपने आर्थिक हितों में वृद्धि के लिए संगठित होते हैं, मिलजुल कर कार्य करते हैं। तीसरे स्तर की परिभाषाएं हैं व्यापारिक विधि की मान्यता पर आधारित परिभाषाएं। व्यापारिक विधि की मान्यता में जो महत्वपूर्ण परिभाषा है उसमें सहकारी समिति एक ऐसी संस्था है जो कि उपयोगकर्ताओं द्वारा बनाई व संचालित की जाती है, जिसमें जनतंत्र के सिद्धांतों का पालन किया जाता है और जिसका प्रत्यक्ष उद्देश्य अपने सदस्यों के साथ साथ संपूर्ण समुदाय की सेवा करना है। दोबारा सुनिए, व्यापारिक विधि की मान्यता के आधार पर परिभाषा, सहकारी समिति एक ऐसी संस्था है जो कि उपयोगकर्ताओं द्वारा बनाई व संचालित की जाती है, जिसमें जनतंत्र के नियमों का पालन किया जाता है और जिसका प्रत्यक्ष उद्देश्य अपने सदस्यों के साथ साथ संपूर्ण समुदाय की सेवा करना है। इस परिभाषा में एक ही महत्वपूर्ण बात का उल्लेख किया गया है, वो है जनतंत्र के नियमों का पालन किया जाना। इट मीन्स सहकारिता में जनतांत्रिक प्रशासन के सिद्धांत का पूर्ण रूप से पालन किया जाता है। सहकारी आंदोलन एक जनतांत्रिक आंदोलन है। सहकारी व्यवस्था लोकतांत्रिक प्रणाली के आधार पर संचालित होती है।
इसमें प्रत्येक सदस्य को एक मत या वोट देने का अधिकार होता है, चाहे उसने कितने ही अंश क्रय किए हों। इस प्रकार प्रबंध को विकेंद्रित एवं समन्वित रूप से प्रभावशाली बनाया गया है। निर्णय लेने में सभी सदस्यों को समान अधिकार प्राप्त होते हैं। इस आधार पर हम कह सकते हैं कि सहकारिता प्रजातांत्रिक सिद्धांतों पर आधारित होती है। और लास्ट जो दृष्टिकोण की परिभाषा है वह है वैधानिक परिभाषाएं। वैधानिक परिभाषाओं में भारतीय सहकारी समिति अधिनियम 1912 की धारा 4(स) में सहकारिता को परिभाषित किया गया है। सहकारी समिति अधिनियम 1912 की धारा 4(स) के अनुसार सहकारी समिति एक ऐसी समिति है जिसका उद्देश्य सहकारी सिद्धांतों के अनुरूप अपने सदस्यों के आर्थिक हितों में वृद्धि करना है। दोबारा सुनिए, सहकारी समिति एक ऐसी समिति है जिसका उद्देश्य सहकारी सिद्धांतों के अनुरूप अपने सदस्यों के आर्थिक हितों में वृद्धि करना है। इसमें दो महत्वपूर्ण बातें बतलाई गई हैं, सहकारी सिद्धांतों के अनुसार अनुरूप, और दूसरी बात है आर्थिक हितों में वृद्धि करना। सहकारी सिद्धांतों के अनुरूप इससे तात्पर्य है कि सदस्यों द्वारा सहकारी समिति का संचालन एवं नियंत्रण सहकारिता के सिद्धांतों का पूर्ण रूप से पालन करते हुए किया जाता है। सहकारिता के कुछ महत्वपूर्ण सिद्धांत हैं, जैसे एक ऐच्छिक संगठन है, व्यक्तियों का संघ है, जनतांत्रिक प्रशासन होता है, न्याय पर आधारित संस्था है, समानता के सिद्धांत का पालन किया जाता है, सेवा उद्देश्यों को महत्व दिया जाता है, शोषण से मुक्ति दिलाने का प्रयास किया जाता है, यह है कामकरों की भावना पर अधिक जोर किया जाता है, इसमें खुली सदस्यता होती है, पूंजी की अपेक्षा मनुष्य को अधिक महत्व दिया जाता है, पारस्परिक सहायता की भावना से कार्य किया जाता है, सहकारिता का प्रमुख सांस्कृतिक एवं नैतिक उत्थान करना भी होता है। तो जो भी अनेक सहकारिता के लक्षण एवं सिद्धांत हैं उनका पालन करते हुए सहकारी समिति का संचालन व नियंत्रण किया जाता है। उपरोक्त ये 4 प्रकार की परिभाषाएं मैंने बतलाई, इनका अध्ययन व विश्लेषण करने के पश्चात हम निष्कर्ष के रूप में इसको परिभाषित कर सकते हैं। निष्कर्ष के रूप में जो परिभाषा उपयोग कर सामने आती है वो है, सहकारिता व्यक्तियों का एक ऐसा संगठन है जो स्वावलंबन, पारस्परिक सहयोग, स्वेच्छा, समानता व प्रजातांत्रिक प्रबंध और न्याय के आदर्श सिद्धांतों पर आधारित है। यह निजी हित व संपूर्ण समाज के हित के लिए कार्य करने वाला एक सामाजिक व आर्थिक आंदोलन है। इसका उद्देश्य सेवा है, न कि लाभ कमाना। यह पूंजीवाद की भांति अचेतनापूर्ण, स्वचालित और समाजवाद की भांति राज्य नियंत्रित नहीं होता है। दोबारा सुनिए, निष्कर्ष के रूप में परिभाषा, सहकारिता व्यक्तियों का एक ऐसा संगठन है जो स्वावलंबन, पारस्परिक सहयोग, स्वेच्छा, समानता, प्रजातांत्रिक प्रबंध और न्याय के आदर्श सिद्धांतों पर आधारित है। यह निजी हित व संपूर्ण समाज के हितों के लिए कार्य करने वाला एक सामाजिक व आर्थिक आंदोलन है। इसका उद्देश्य सेवा है, न कि लाभ। यह पूंजीवाद की भांति अचेतनापूर्ण, स्वचालित और समाजवाद की भांति राज्य नियंत्रित नहीं होता है। ये इस परिभाषा में जो निष्कर्ष के रूप में जो मैंने परिभाषा बतलाई, उसमें भी वही सार निकल के आता है जो वैधानिक परिभाषा में भारतीय सहकारी समिति अधिनियम 1912 की धारा 4 में सहकारिता को परिभाषित किया गया है। उस परिभाषा को दोबारा देखिए। धारा 4 के अनुसार सहकारी समिति एक ऐसी समिति है जिसका उद्देश्य सहकारी सिद्धांतों के अनुरूप अपने सदस्यों के आर्थिक हितों में वृद्धि करना है। इसमें सहकारिता के सिद्धांतों को और सहकारिता के उद्देश्यों पर जोर दिया गया है। इस परिभाषा में बतलाया गया है कि सहकारिता के प्रमुख सिद्धांतों का पालन करते हुए सहकारी समिति का संचालन व नियंत्रण कर उद्देश्यों को प्राप्त करना ही सहकारिता है। और निष्कर्ष के रूप में जो परिभाषा बतलाई उसमें भी सहकारिता के प्रमुख सिद्धांत जैसे स्वावलंबन का सिद्धांत, पारस्परिक सहयोग का सिद्धांत,
स्वेच्छा का सिद्धांत, समानता का सिद्धांत, प्रजातांत्रिक प्रबंध का सिद्धांत, न्याय के सिद्धांत इत्यादि सिद्धांतों पर जोर दिया गया है। तो निष्कर्ष रूप में हम कह सकते हैं कि सहकारिता व्यक्तियों का एक ऐसा संगठन है जो स्वावलंबन, पारस्परिक सहयोग, स्वेच्छा, समानता व प्रजातांत्रिक प्रबंध और न्याय के आदर्श सिद्धांतों पर आधारित है। यह निजी हित व संपूर्ण समाज के हित के लिए कार्य करने वाला एक सामाजिक आर्थिक आंदोलन है। इसका उद्देश्य सेवा करना है, न कि लाभ कमाना। यह पूंजीवाद की भांति अचेतनापूर्ण, स्वचालित और समाजवाद की भांति राज्य नियंत्रित नहीं होता है। आप लोगों ने मेरे को ध्यान से सुना, सभी को मेरी तरफ से धन्यवाद। कोई भी बात समझ में नहीं आई हो, अगली कक्षा में आप मुझे बताएं। यहाँ नीचे लिंक पर आप अपनी समस्याएं मुझे भेज सकते हैं। प्रत्येक समस्या का समाधान करने का प्रयास किया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।